था एयर में 1, और इसको भी हमने कितना मान लिया 1, क्या दिक्कत है, दिया भी तो नहीं है ना, दिया होता तो बात अलग थी, नहीं दिया तो हमने 1 मान लिया। अब इन दोनों से बड़ा है या इन दोनों से छोटा है, K4 भी है, तो इनकी वैल्यू क्या होगी, क्या मिलेगा, हलवा, अरे नहीं भैया। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, सब बढ़िया। आज की इस क्लास में हम बहुत सारे न्यूमेरिकल ट्राई करने वाले हैं जो एम्स के एग्जाम में पूछे गए हैं, नीट के एग्जाम में पूछे गए हैं, तो बहुत सारे न्यूमेरिकल मैं आपको कराऊंगा और उनको करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा, शॉर्टकट मेथड। आप कुछ कंसेप्ट जानते होंगे और उन कंसेप्ट के बेसिस पे आप लॉजिक लगाएंगे और आपका आंसर चुटकियों में आएगा बिना कैलकुलेशन। अब वो कैसे आएगा वो हम देखते हैं, आइए देखते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन मैंने बहुत ही शानदार सा लिया आप लोगों के सामने। एम्स 2017 में जो क्वेश्चन पूछा गया था, इसका हम कैलकुलेशन भी आपको बताएंगे और साथ ही इसको लॉजिक कंसेप्ट के साथ अप्रोच कैसे किया जा सकता है वो भी हम बताएंगे। तो देखिए, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए आप। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसके बीच में क्या है, एयर है, ओके, एज अ डाइलेक्ट्रिक हैज कैपेसिटेंस C। अगर ये पैरेलल कैपेसिटर है जिसके अंदर बीच में क्या भरी हुई, एयर भरी हुई है, तो एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, 1 होता है। यानी कि अगर हम स्टार्टिंग की इनिशियल कंडीशन लें पैरेलल कैपेसिटर की, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है बता दो मेरे को जरा एक बार जल्दी से, क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट A/d होता है। और जहां पर अगर डायग्राम में T दिया है तो मैं इसको T ही कंसीडर करके चलता हूं, ठीक है, ओके। देखो, क्वेश्चन को सॉल्व करने का टेक्निक क्या है, पहले क्वेश्चन की जो लैंग्वेज कह रही है, जो बोल रहा है वो लिख लो। पहला काम ये होना चाहिए आपकी, पहले अप्रोच क्या होनी चाहिए, जो क्वेश्चन की स्टोरी कह रही है वो आप यहां पर लिख लो, फायदा मिलेगा आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इन्होंने ये कहा कि अ स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, अब के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला एक स्लैब हमने लिया बच्चों, क्या लिया, के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला एक स्लैब हमने लिया, हैविंग सेम थिकनेस, तो जो पहले जो कैपेसिटर था उसी की थिकनेस के इक्विवेलेंट सेपरेशन बिटवीन द प्लेट, उसके बीच में क्या कर दिया, फिल कर दिया, ओके। कितना हिस्सा फिल किया वो इन्होंने बताया कि उस डाइलेक्ट्रिक क्या बोल रहा है, एक मिनट रुकना, टू फिल 1/4 ऑफ द कैपेसिटर। तो जो कैपेसिटर था ना, उसका केवल जो कैपेसिटर का जो भी एरिया होगा, सपोज इसका एरिया कितना था A, ठीक है, इसका एरिया कितना था A, तो हमने जो स्लैब डाला है के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला, वो उसका 1/4 हिस्सा डाला था। यानी कि ये वाला जो हिस्सा है वो कितना है, एरिया, कितना एरिया इसमें फिलअप किया है, एरिया का 1/4, तो ये कितना होगा, 3A/4 होगा। इतनी बात तो आपको पता है। टोटल कितना था, A था, इतना डाल दिया तो बचा कितना, इतना ही बचेगा ना, सही है, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, द न्यू कैपेसिटेंस विल बी, तो नया कैपेसिटेंस क्या होगा वो हमको बताना है इस कैपेसिटर का। अच्छा, इसको मैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मान सकता हूं क्योंकि इन दोनों कैपेसिटर का पहला प्लेट एक पॉइंट से, इन्हीं दो कैपेसिटर का दूसरा पॉइंट एक पॉइंट से, ठीक है, इतना तो आपको पता है। अब देखो जरा, पहले हम बेसिक कंसेप्ट से इसको सॉल्व करेंगे। सपोज इसकी कैपेसिटेंस कितनी है, C1, और इसकी कैपेसिटेंस कितनी है, C2 है। पैरेलल में अटैच है तो हमको क्या निकालना है, इक्विवेलेंट C1 प्लस C2 करना है। तो चलो भाई, C1 बता दो, C1 कितना होगा, फॉर्मूला आपको पता है, एप्सिलॉन नॉट A कितना है, A/4 है, तो A/4 ले लिया। थिकनेस कितनी है, T, तो ये T आ गया, क्लियर है। लेकिन रुको, यहां पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी तो आता है, ये इसका कितना है, K है, तो K ले लिया, ठीक है, प्लस। अब C2 की बात करते हैं, तो C2 कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट A, लेकिन K की वैल्यू कितनी होगी, यहां पर एयर है, यहां पर क्या बच्चों, एयर है, तो K की वैल्यू 1 हो गई, ठीक है। और एरिया कितना हिस्सा है, 3A/4T। अब इसमें से क्या कॉमन निकल रहा है, कॉमन निकाल लेते हैं, एप्सिलॉन नॉट A कॉमन निकलेगा, अपॉन में क्या आ जाएगा, 4T भी आ रहा है, राइट। और कुछ तो निकल रहा ना, तो अंदर क्या बचेगा भाई, K बचेगा, और इधर कितना बचेगा, 3 बचेगा, राइट, ओके। अब देखो जरा, अब जब मैंने इसमें स्लैब नहीं डाला था तो उस समय इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना था भाई साहब, ये था कि नहीं, तो देखो एप्सिलॉन नॉट AT, ये किसके बराबर, C के बराबर, तो C/4, तो दिस इज आवर आंसर। अब ये मैच कर रहा है पहले ऑप्शन से, ये आपका आंसर होगा, ठीक। अब ये तो हमने सॉल्व किया जो हमको आता है वो तरीका। अब मैं आपको जिस तरीका बताऊंगा ना, वो बिल्कुल बेसिक और यूनिक तरीका होगा जिसको हम लगाकर इस क्वेश्चन का आंसर तुरंत ला सकते हैं, बट उसके लिए आपका कंसेप्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। अब देखो, समझो बात को, यहां पर उन्होंने क्या कहा कि आपके सामने एक कैपेसिटर था, ठीक है, और उसके अंदर क्या थी, एयर, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, 1 होता है। अब इन्होंने जब उसमें स्लैब डाला तो वो K कांस्टेंट वाला स्लैब डाला, लेकिन K की वैल्यू दी है क्या, 1 दी है, 2 दी है, इन्फिनिट दी है, क्या दी है, कुछ भी नहीं तो दी, कुछ भी नहीं दी, मैं कुछ भी मान सकता हूं, कुछ भी मान सकता हूं, 1 मान लेता हूं। तो K की वैल्यू मैंने कितनी मान ली, 1 मान ली। अगर मैं K की वैल्यू 1 मान लेता हूं तो क्या होगा, तो ये जो कंप्लीट कैपेसिटर होगा उसका इक्विवेलेंट किसके बराबर आ जाएगा, उसका इक्विवेलेंट जो होगा वो C के बराबर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि
इसमें भी ईयर, इसमें भी ईयर, तो सी किसके बराबर होगा? सी के बराबर हो गया, यानी कि इसकी वैल्यू किसके बराबर हो गई? एप्सिलॉन नॉट ए बाई टी के बराबर हो गई कि नहीं हो गई? राइट, यानी कि सी के बराबर हो गई। अगर मैं के की वैल्यू कितनी मान लेता हूं? 1 मान लेता हूं। देखो सर के की वैल्यू 1 क्यों मान लिया आपने? अरे कुछ भी तो नहीं दिया था इसलिए मान लिया, एयर के बराबर मान लिया, क्योंकि पहले मुझे उन्होंने बताया, क्या बताया कि इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर क्या है? एयर है, और एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है? 1। तो मैंने उसको उसी की इक्विवेलेंट मानने की कोशिश की, ठीक है। अब देखो तुम आंसर कितनी जल्दी आता है इसका। तो के की वैल्यू हमने 1 मान ली, और अगर के की वैल्यू 1 मानने पर अगर सी मिल गया हमको, क्या मिल गया? सी की इक्वल वैल्यू मिल गई, वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। देखो अब जहां पर के की जगह 1 रख दो, जैसे ही आप 1 रखोगे 1 + 3 कितना होगा? 4, 4 से 4 कैंसिल, सी आ गया, ये करेक्ट आंसर है। अच्छा यहां पर 1 रख लो तो 1 और 2 3 हो गया, नहीं कैंसिल हो रहा, ये रॉन्ग है। यहां पर 1 रख लो, रॉन्ग है। यहां पर 1 रख लो, रॉन्ग है। एक ही आंसर मिल रहा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से थोड़ी सी बुद्धि लगाकर हम इन क्वेश्चंस को बिना सॉल्व किए आंसर ला सकते हैं। तो आपको देखना पड़ेगा कि इनिशियल कंडीशन क्या है और मैं क्या मानने की कोशिश करूं, कब मानने की कोशिश करूं? जब मेरे को एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं दी है, और अगर मेरे को वैल्यू दी है तब तो हमको ऐसे ही करना पड़ेगा, अगर नहीं दी है तो हम ऐसे कर सकते हैं। क्लियर है? और सवालों को देखते हैं, चलिए। रात को आऊंगा मैं, तुझे ले जाऊंगा मैं, अरे कहां ले जाएगा भाई? चलो आओ इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? ये नीट 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, काफी शानदार क्वेश्चन है। अब देखो मजा, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ एरिया ए, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका एरिया हमको ए के बना है, ठीक है। प्लेट सेपरेशन डी, प्लेट के बीच का सेपरेशन कितना दे रखा है बच्चों? डी दे रखा है। एंड कैपेसिटेंस सी, इसका कैपेसिटेंस कितना दे रखा है? सी दे रखा है। यानी कि आपको एरिया ए दे रखा है और इनके बीच का सेपरेशन डी दे रखा है, तो यानी कि आपका जो कैपेसिटेंस होगा वो कितना होगा? सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए, राइट। और के की वैल्यू अगर हम 1 मान लें एयर के लिए तो कितना हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। एनीवे आगे बढ़ते हैं। आगे इन्होंने कहा है कि कैपेसिटेंस सी इज फिल्ड विथ 4 डाइलेक्ट्रिक। अब इस कैपेसिटेंस सी को हमने फिल्ड कर दिया 4 डाइलेक्ट्रिक के थ्रू, जिनके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमको पता है K1, K2, K3 एंड K4, एस सो इन फिगर K1, K2, K3 एंड K4, राइट। आगे क्या लिखा है? एस सो इन फिगर हो गया, ठीक है। इफ अ सिंगल डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज टू बी यूज्ड टू हैव द सेम कैपेसिटेंस सी, तो हमको क्या बताना है यहां पर? ध्यान से सुनिए। इफ अ सिंगल डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, एक सिंगल डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हमको बताना है जिसको हमने यूज किया है, किसके लिए? सेम कैपेसिटेंस सी के लिए, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्या पूछ रहा है आपसे? इन दिस कैपेसिटर देन इट्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इज गिवन बाय, ओके। तो के की वैल्यू क्या होगी वो हमको निकालना है। अब सुन लो भाई, अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो भाई साहब आपको 1-1.5 पेज की मजदूरी इसमें करनी पड़ेगी, तब जाके आप इसका आंसर निकाल पाओगे। अच्छा देखो, मैं जो चीज बताना चाहता हूं उसको ध्यान से समझना। इसको हम बेसिक कंसेप्ट का सॉल्व करेंगे इसके साथ। देखो एक्चुअली में इस तरह का क्वेश्चन आता तो आप देखोगे क्या कि यहां पर K1 डाइलेक्ट्रिक है, K2 डाइलेक्ट्रिक है और K3 डाइलेक्ट्रिक है, बीच का थिकनेस भी ठीक है और सबका एरिया भी सेम दिया है और सबका पहला पॉइंट, मतलब सारी प्लेटें एक ही पॉइंट से जुड़ी हैं। अगर मैं इसको एक प्लेट मान लूं तो इसकी 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 सभी एक पॉइंट से जुड़ा हुआ है, तो ये एक टर्मिनल निकल गया, राइट। और ये वाला जो टर्मिनल है वो दूसरी प्लेट से जुड़ा हुआ है, मतलब इसका 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 जो दूसरा वाला टर्मिनल है वो इस प्लेट से जुड़ा हुआ है। तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया? पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। बोलो हाँ सर, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। अब यहां पर एक लॉजिक है, उसको जरा समझिए, ध्यान समझिए। ये वाली प्लेट इस पॉइंट से कनेक्टेड है और अगर मैं इसका पोटेंशियल 10 वोल्ट मान लेता हूं, कितना वोल्ट मान लेता हूं? 10 वोल्ट। तो यहां पर कितना मिलेगा? 10 वोल्ट, इसको मिलेगा 10 वोल्ट, इसको मिलेगा 10 वोल्ट, इसको मिलेगा 10 वोल्ट, ठीक है। लेकिन इन सबके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो भैया अलग है। अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग है तो सबका कैपेसिटेंस अलग अलग होगा। अगर सबका कैपेसिटेंस अलग अलग होगा तो यहां पर पोटेंशियल सेम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये वाली प्लेट के बीच में ये वाला डाइलेक्ट्रिक भी तो आ गया भैया, और फिर ये नेक्स्ट प्लेट है। अगर मान लो ये वाला प्लेट नहीं होता और इसका कनेक्शन मैं डायरेक्ट बैटरी से कर देता, तो यहां पर एक बैटरी जो होती वो क्या करती? सबके पोटेंशियल को मेंटेन करती। बट यहां पर तो बैटरी नहीं लगी है, बैटरी तो यहां पर कनेक्ट है, एक पॉइंट यहां पर, एक पॉइंट यहां पर है। तो इसका सॉल्यूशन अगर आप देखोगे नीट वालों ने जो दिया है वो इनको पैरेलल मान के दिया है, बट एक्चुअल में ये गलत है। क्या है? गलत। क्योंकि अगर यहां पर बैटरी कनेक्ट होती तो वो वोल्टेज को हर कैपेसिटर के अक्रॉस मेंटेन करने की कोशिश करती, तब जाके ये पैरेलल में मानते। बट कर दिया तो कर दिया, गलत है तो गलत है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखो इसमें हम वही कंसेप्ट लगाएंगे जो हमने पहले वाले क्वेश्चन में लगाया था। कैसे? देखो के की वैल्यू दी है, नहीं दी है। K2 की वैल्यू दी है, नहीं दी है।
क्या K1 K2 से बड़ा है या K2 K1 से छोटा है? नहीं पता। K3 इन दोनों से बड़ा है या इन दोनों से छोटा है? K4 भी है, तो इनकी वैल्यू क्या होगी? अरे भाई तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, K1 इक्वल टू K2 इक्वल टू K3 इक्वल टू K4 इक्वल टू 1 एज्यूम कर लो। अगर मैं इसको 1 एज्यूम कर लेता हूं तो क्या 1 एज्यूम करने से ये होगा कि पहले जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था, यानी कि पहले 1 किसका होता है भाई? 1 एयर का होता है। किसका होता है? एयर। तो स्टार्टिंग में पहले क्या थी? एयर। अब सबको आपने 1 एज्यूम कर लिया तो आपको कॉम्बिनेशन में क्या मिलेगा? के की वैल्यू क्या मिलेगा? हलवा? अरे नहीं भैया, एयर ही मिलेगी, क्योंकि पहले एयर थी, सबको आपने 1 एज्यूम कर लिया, तो उनका जो कंबाइंड इफेक्ट होगा वो भी तो एयर ही होगा कि नहीं होगा? राइट, एयर होगा। अगर एयर होगा तो के इक्वल टू कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। चलो लगा लो यहां पर। अब देखो, अगर मैं यहां पर इनकी वैल्यू 1 रखता हूं, देखो 1 1 1, तो ये कितना हो गया? 3 डिवाइडेड बाई 3, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 1 हो जाएगा। और ये 1/1 2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और के की वैल्यू 1। ये ठीक लग रहा है। इधर आओ, 1 1 1, तो ये तो देखो 1 1 1, ये तो टोटल 3 हो गया। नहीं, ये नहीं होगा। इधर देखो 1 1 1, और ये भी नहीं होगा भाई। इसमें रख के देख लो 1 1 1, तो ये तो हो गया 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 4 ना, ये भी नहीं होगा। केवल इसी में आ रहा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखो बड़ी इजीली सॉल्व हो गया। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत लंबा कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप ये कंसेप्ट लगाते हैं तो आप तुरंत ही अब इसका आंसर ले पाएंगे। ठीक है, समझ में आया? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो आप इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस C3 इज C3 के अक्रॉस कितना पोटेंशियल है वो हमको निकालना है। ये आपके सामने सर्किट है, ये आपके ऑप्शंस है। एम्स 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे? तो जैसे करते वैसे करेंगे। कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं सर, ये पैरेलल में, इनको पैरेलल का फॉर्मूला लगाएंगे, पैरेलल से सॉल्व करेंगे, फिर पैरेलल से सीरीज बनाएंगे, और सीरीज बनाने के बाद इसको इक्विवेलेंट बनाएंगे। इक्विवेलेंट से हम लोग निकालेंगे चार्ज, ये फलाना दिखाना, उसके बाद फिर हम उल्टी चेन चलाएंगे, तब जाके इसका आंसर ला पाएंगे। लगभग 1-1.5 पेज का आपने कैलकुलेशन किया, तब जाके इसका आंसर आपने लाया। उसमें भी गलती कर दी तो कुछ कह नहीं सकते। अब देखो, इस क्वेश्चन को बिना कैलकुलेशन भी सॉल्व हम कर सकते हैं लॉजिक के साथ। कैसे? लॉजिक के साथ। C1 C2 C3 अगर इनकी वैल्यू दी होती तो मैं कर लेता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। इनको ऐड कर देता, आ जाता, सीरीज में ऐड करके निकाल लेता, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन C1 C2 वैल्यू नहीं दी है तो कॉम्प्लिकेटेड हो गया ये। तो इस कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में भी क्या हम इसको इजी बना सकते हैं? हाँ, इजी बना सकते। कैसे? अगर हमको C1 C2 C3 की वैल्यू कुछ भी नहीं दी है तो हम इसको 1 मान सकते हैं। क्या दिक्कत है? मान लो। देखो C1 C2 C3 C के बराबर माना, C की वैल्यू मैंने कितनी मानी? 1 मान ली। ठीक, अच्छा अब देखो जरा, अब मैं अगर सबको C1 C2 C3 को C मान लेता हूं तो देखो ये कितना हो गया? ये काय में है? पैरेलल में है। तो पैरेलल में है तो क्या बनेगा? तो पैरेलल में है तो ऐड हो जाते हैं ना सिंपली, तो ये 2C हो जाएगा। और साथ में ये काय में कनेक्ट है? सीरीज में कनेक्ट है, तो ये C है। और इनके अक्रॉस कौन कनेक्ट है? बैटरी कनेक्ट है, V पोटेंशियल वाली बैटरी कनेक्ट है, ये लगा दिया V पोटेंशियल वाली बैटरी। अच्छा, अब आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज कैसा होता है? सेम होता है, तो Q इक्वल टू CV। अगर चार्ज सेम होता है तो C का V के साथ कैसा रिलेशन आ गया? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन आ गया। जाने की जो कैपेसिटर जितना बड़ा होगा उसके अक्रॉस पोटेंशियल छोटा होगा, और जो कैपेसिटर जितना छोटा होगा उसके अक्रॉस पोटेंशियल बड़ा होगा। तो ये कैपेसिटेंस ज्यादा है तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल कम होगा, ये छोटा है तो इसके अक्रॉस कैसा होगा? ज्यादा होगा। फिर से C जिसका बड़ा है उसके लिए V छोटा, और C छोटा है तो V बड़ा। ठीक है, तो ये अगर मैं X मान लेता हूं तो ये कितना होगा? 2X होगा। अब इन दोनों का टोटल ही तो V के बराबर है। पोटेंशियल की बात कर रहा हूं मैं। ये बड़ा पोटेंशियल, बड़ा कैपेसिटेंस है तो इसके अक्रॉस X पोटेंशियल है, ये छोटा कैपेसिटेंस है तो इसके अक्रॉस 2X है, क्योंकि C का V के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनेट का रिलेशन है। C बड़ा B छोटा, C बड़ा B छोटा, और C छोटा V बड़ा, तो इसको X मानो तो ये कितना हो जाएगा? 2X। और ये दोनों पोटेंशियल किसके बराबर? V के बराबर, यानी कि 3X इक्वल टू V हो गया। तो X की वैल्यू कितनी आ गई? V/3 आ गई। और हमको किसके अक्रॉस निकालना है? इसके अक्रॉस निकालना, तो यहां पर रख देंगे X के स्थान में कितना रख देंगे? V/3, तो यानी कि आ जाएगा 2V/3 आ गया। कितना आ गया? 2V/3, यानी कि ये आ गया आपका C2।
C2 के अक्रॉस पोटेंशियल, अगर इतना पोटेंशियल आ जाएगा वो आंसर हो जाएगा। चलो लगाते हैं इसमें, अब रखूं 1 रख के देख लेते हैं। अब इसमें 1/1 रखूंगा, अरे यार ये तो वैसे ही 0 हो गया, 1 - 1 0 हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता। अब इसमें 1 रख के देख लो, इसमें 1 रखोगे 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, 3 हो गया, और ये 3 3 3, मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि सारा पोटेंशियल इसने एक ही को दे दिया, सारा वोल्टेज इसी को दे दिया। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। तो ये भी क्या हो गया आपका, रॉन्ग हो गया। इधर आ जाओ, इसमें देख लो भाई, इसको 1 रखा और इसको 1 रखा, तो ये भी आप सॉल्व करोगे नहीं होगा। इसमें देखो, इसको 1 रखा, इसको 1 रखा, तो ये क्या बन रहा है, 2 बन रहा है, 1 1 1 3, तो ये 2b/3 बन रहा है, जो हमारा आंसर था। राइट, तो ये इससे मैच कर गया, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम थोड़ी सी अप्रोच लगा सकते हैं बुद्धि लगाकर। जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। आईआईटी की बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे, मैं आपको कराऊंगा, टेंशन मत लेना, मैं आपको कराऊंगा। तो इस तरह के लॉजिक से आप तुरंत ही इसका आंसर ला सकते हैं। अदरवाइज आपको चेन रूल लगाना पड़ेगा, इससे पहले तोड़कर आप इक्विवेलेंट बनाओगे, फिर आप वापस जाओगे, तब जाके इसका आंसर निकाल पाते। और हमने कुछ भी नहीं किया, इन सबको सी मानकर ये निकाल लिया, इसके अक्रॉस, सॉरी ये C3 था ना, C3 के अक्रॉस हमने पोटेंशियल निकाल लिया, और हमने देख लिया कि इतना पोटेंशियल जिसमें भी मैच कर जाएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसमें मैच कर रहा है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया? तो जैसा कि आपने देखा कि आज की इस क्लास में हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल ट्राई किए, जिनको हमने कैलकुलेशन ना करके कुछ लॉजिक कंसेप्ट जो हमको पहले से आते थे उनको लगाकर अप्लाई करके हमने तुरंत इसका आंसर निकाल लिया। अब इसी तरह के लॉजिक कंसेप्ट के बेसिस पर आप और न्यूमेरिकल चाहते हैं तो प्लीज मेरे को कमेंट करके बताना, और क्लास कैसे लगी क्लास को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।